हमसे सहमत हैं? यदि आपको लगता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो उसमें आप अपनी असहमति बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं और आप बेटर सॉल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सिर्फ आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ही इस प्रकार के सेमिनार चेतन सर के रिक्वेस्ट पे आयोजन कर रहे हैं। आपके कोई भी सजेशन है, क्वेरीज है या कोई डाउट है तो मैं ओपन हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरीज को, आपके डाउट को रिजॉल्व करूँ या उसमें आपकी हेल्प करूँ। उसके बावजूद भी यदि सेमिनार के बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरीज रह जाते हैं जो चेतन सर के माध्यम से आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल के आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें और आपकी मदद करें कि किस प्रकार से आप आने वाले MPPSC इंटरव्यू में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और साथ ही साथ आप भी हमारे साथ में प्रशासनिक क्षेत्र में काम करें, हमें बहुत खुशी होगी। चेतन सर, आवाज लाउड एंड क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा चेतन सर कि आप इसको इंटरेक्टिव रखें, लेकिन यदि स्टार्टिंग में किसी की क्वेरीज है तो मैं पहले वो क्वेरीज ले लूँगा, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए बात कर लेंगे। जैसे बच्चों से जनरल ये डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा आप इंटरव्यू के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें, थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है 5-7 मिनट, उसके बाद बच्चे अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बच्चे वो कई सारे मॉक भी दे चुके हैं, तो जो इनके पर्सनल फीडबैक हैं और जो इनको जहां पर प्रॉब्लम आ रही है अपनी डेफ से रिलेटेड और जो जनरल क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड, ये फिर वो आपसे क्वेरीज पूछेंगे, मतलब बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एक। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं है उसमें। तो हम लोग सभी बात करेंगे और मीनवाइल भी अगर आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही तो मुझे आप बता देंगे। हम स्टार्ट करते हैं। MPPSC का एग्जाम, ये इंटरव्यू कौन सी डेट को होने वाला है? अभी डेट क्लियर नहीं है, पर जैसे मिड फेब के बाद प्रोबेबल है। और मैं बच्चों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से वो सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सर जो भी पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट आप लोग रिप्लाई करें, जिससे ये 2 वे कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करते हुए स्टार्ट करता हूँ। मैं आज के ये इंटरव्यू से संबंधित मोटिवेशनल सेमिनार है या आपका करियर गाइडेंस सेमिनार है, इसको हम लोग इस प्रकार की रूपरेखा रखेंगे कि इसके 2 पार्ट रखेंगे। एक वो तैयारियां जो हमको इंटरव्यू के दिन के लिए करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए करनी है, और वो तैयारियां जो इंटरव्यू से पहले करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू के दिन की तैयारी। आप सभी जिनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं या आने वाले समय में जिनको अपेक्षा है कि उनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, वो इंटरव्यू के दिन की तैयारी पहले कर लें, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे वो सारी कमियां फेस ना करनी पड़े जो कभी कभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका फोटोग्राफ्स है, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स हो गया, आपका अदर आइडेंटिटी कार्ड्स, चाहे वो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका बैंक का डॉक्यूमेंट है, और आपके एजुकेशनल डिग्रीज के सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में, और उनकी कुछ जेरोक्सेस करवा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ आपको एक ब्रीफ समरी अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बना के रखनी है, जिसमें आपका
ईयर्स का, कौन कौन सी ईयर में आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन क्लियर की है, और कौन सी स्कूल, कौन से बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो किया है, और किस ईयर में किया है, कितने परसेंटेज के साथ में किया है, टोटल कितने मार्क्स थे, और कितने मार्क्स आपने उस ईयर में मिले हैं। आपका डिग्री या स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ABC जो भी था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें इंटरव्यू के दिन किसी प्रोफार्मा में आपसे भरवाई जाए। तो ये बेसिक प्रिपरेशन आपको करके जानी है। साथ ही साथ आप का इंटरव्यू के दिन के लिए आपने कौन सा यूनिफॉर्म या ड्रेस आपने परचेज करनी है, आप किस प्रकार के फुटवेयर्स या नेकटाई या ओवरकोट, ब्लेजर, साड़ी या सूट वगैरह आप यूज करना चाहते हैं, तो वो सभी प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि बाकी बचे हुए दिनों में आपको उस चीज के बारे में ना सोचना पड़े और आप फ्री माइंड होके ये सब चीजें कर पाए। उसके लिए हम लोग सेपरेटली भी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये आज के इंटरव्यू सेशन का एक पार्ट होगा। साथ ही साथ दूसरा पार्ट होगा प्रिपरेशन का फेज, जिस फेज में आप अभी हैं। प्रिपरेशन के फेज को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपके DAF से रिलेटेड। DAF में आपने आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी हॉबीज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस सर्विसेज या बिजनेस जो आपने किए हैं, या आपका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका कास्ट, आपके कैटेगरी, उन सब से रिलेटेड, या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से आते हैं, वो सारी चीजें जो आपने DAF में फिल की हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा है आपकी पर्सनालिटी फ्रंट पे आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर्सनालिटी फ्रंट में काफी सारी चीजें आती हैं, उसमें आपका बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे आपका सिटिंग पोस्चर कैसा रहता है, आप आपकी लिसनिंग कैपेसिटी क्या है, आप किस प्रकार से चीज़ों को सुनते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ उनको किस प्रकार से आंसर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो हम इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में हो सकता है आप क्वेश्चन करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदी में बात करते हैं अथवा इंग्लिश में बात करते हैं। इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है और यहाँ सभी लोग हिंदी में बात करते हैं, तो इसमें इंफीरियर फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हिंदी में बात करें। दूसरा, हिंदी में बात करते समय ये जरूरी नहीं है कि आप विशुद्ध हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करें। वर्किंग हिंदी जो हम लोग अपने ऑफिस के कार्यकलाप में यूज करते हैं, उस हिंदी का आप लोग उपयोग करें, जिसमें आप अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी हिंदी का आप सभी प्रयोग करें। यदि आप इंग्लिश भी बात करना चाहते हैं तो केवल सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो उचित नहीं है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश ऐसा नहीं करें। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ी बहुत सब चल जाते हैं, लेकिन एक एक सेंटेंस आपने इंग्लिश में बोला, फिर आप लोगों ने कुछ शब्द तकिया कलाम बना रखे हैं, उनको बार बार में प्रयोग करते हैं। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको या रीजनल डायलेक्ट है उसको आप यूज करते हैं, तो उससे सामने वाले व्यक्ति को वो हो सकता है कि वो भाषा पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, लेकिन ये क्लियर है कि आपकी भाषा इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में
एक साधन मात्र है, ये कहीं कोई अवरोध नहीं है कि आप किसी भी भाषा में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे या ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस तरीके से आप बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे करने की कोशिश कीजिए। बनावटी बनने की कोशिश नहीं करें। तो ये लैंग्वेज वाली बात हो गई। दूसरा, जो आम क्वेश्चन होता है कि ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए इंटरव्यू के दिन, किस प्रकार को आपको ड्रेस पहनना चाहिए। तो इसका मैं बहुत शॉर्ट में आंसर ये देना चाहता हूँ कि आप भी बाकी इंटरव्यू के लिए आए प्रतिभागियों में से एक हैं। तो अपने आप को ऑड मैन दिखाने की कोशिश ना करें। जो सामान्य हमारा पहनावा है, जो परिवेश में जो आम चलन में है, वो अच्छा होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए और आपने उसको सलीके से पहना हुआ हो। वो किसी भी रूप में भद्दा या भड़काऊ नहीं लगे। जेंट्स के लिए सिंपल शर्ट या ट्राउज़र हो सकता है या सूट हो सकता है विद नेक टाई एंड शूज़, और लेडीज़ के लिए साड़ी और या जो अपना सूट होता है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपको लगता है कि ये फॉर्मल वियर की कैटेगरी में आता है। फॉर्मल वियर ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो सभी जगह चलता है और ऑफिशियल वर्किंग में भी हम लोग फॉर्मल वेयर ही यूज़ करते हैं। इसलिए आप सीज़नल या कुछ अलग तरह की चीज़ें करने की कोशिश ना करें जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल दिखाई दे। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हम सभी इंटरव्यू के लिए जहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमसे एक चीज़ की अपेक्षा ज़रूर की जाती है कि हम ऑफ़िसर जैसा दिखें, ऑफ़िसर जैसा बिहेव करें। तो आपको उसके संबंध में सोचते हुए अपना अटायर, अपना पहनावा, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तीसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू के समय क्या-क्या दस्तावेज़ ले जाने चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक आपका ड्राइव की जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में होगी। उसमें आपने किन-किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिल किया है, जैसे कि आपका ऐज के संबंध में आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका 12th और इंजीनियरिंग की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या आपने यदि कहीं पे कोई बेहतर काम किया है, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में हुआ हो, चाहे सोशल सर्विसेज के फील्ड में किया है, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स जो आपने डीएफ में फिल किए हैं, या एनसीसी और एनएसएस के सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ में ज़रूर रखें। इसके अलावा अपने आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका बैंक की पासबुक होगी, आपका जन आधार कार्ड हो गया या समग्र आईडी से संबंधित हो गया, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या इनकम से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और गुड क्वालिटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और आप अच्छा पेन लेके जाएं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 ज़ेरॉक्सेस ज़रूर ले जाएं, जिससे कि यदि वहाँ पे ज़रूरत हो तो आप ये इंटरव्यू बोर्ड को सबमिट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पे ज़रूरी है। मैं इंटरव्यू वाले दिन पे पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जल्दी ओवर हो जाए और आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज इससे शांत हो जाएं। इसके अलावा आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस दिन आपका मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन में जब भी इंटरव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके जाइए, और कोशिश कीजिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। इंटरव्यू के स्थान पे आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो पाएँ और आप लोग लास्ट मोमेंट पे किसी भी तनाव में ना पड़ें। इसलिए समय पे पहुँचे और सेफली पहुँचे, आपको कहीं कोई चोट नहीं लगनी चाहिए।
अब जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बिठा दिया जाता है और ज़्यादातर ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं या कोई किताब या आपके नोट्स लास्ट मोमेंट में आप पढ़ने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट मोमेंट पे आप इनके बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और आप अनावश्यक तनाव में पड़ेंगे और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी। इसलिए किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से बड़े, साथ ही साथ आपके समूह में या दूसरे समूह में बैठे हुए व्यक्तियों से या इंटरव्यू के लिए आए व्यक्तियों से तुलना नहीं करें कि किसने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, कोई अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, या कोई प्रीवियस उसका एक्सपीरियंस रहा है कि वो इतनी बार इंटरव्यू दे के आ चुका है और भी कई सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दे चुका है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। साथ ही साथ इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स के बारे में अननेसेसरी बातें ना करें कि अमुक इंटरव्यू बोर्ड ज़्यादा नंबर देता है, अमुक इंटरव्यू बोर्ड कम नंबर देता है। ये इन सब चीज़ों में आप नहीं पड़ें, किसी की आलोचना वहाँ पे नहीं करें। आप वहाँ पे शांत हो जाएं और बोर्ड के जो सहायक कर्मचारी हैं, जो आपकी सहायता के लिए वहाँ हैं, वो जैसे आपको निर्देश दें वैसे आप करते जाइए। आपसे कोई फॉर्म फिल करने के लिए करते हैं, आपके अटेंडेंस सिग्नेचर्स लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आप उनको शांत भाव से अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। कहीं इस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैक्ट्स मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये आपको टेंशन में डालेगा, आपका प्रेशर बढ़ाएगा और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसलिए इसका विशेष आप ध्यान रखें, बहुत ही शांत चित्त भाव से आप बैठें और साथ ही साथ आपका मेंस कैसा गया है इसके बारे में भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस आपका अच्छा गया होगा, इसीलिए आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। इसलिए वहाँ पे आपको इस तरह की डिस्कशन से बचना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है कि एमपीपीएससी हो या और किसी स्टेट की पीएससी हो या यूपीएससी हो, इंटरव्यू के लिए अ, या आपकी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैक्सिमम हाफ एन आवर का टाइम लगता है। किसी-किसी के लिए ये 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का समय भी हो सकता है या आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट भी। लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू 15-20 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में हो जाते हैं। इसलिए आपको परफ़ॉर्म करने के लिए वही हाफ एन आवर है। उसी में आपको ये बताना है कि किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, किस प्रकार से आपको आंसर करना है और आपने क्या प्रिपरेशन किया है, किस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है। उसको शोकेस करने के लिए बस हमारे पास में वही टाइम है, इसलिए उस समय के बारे में सोचें और उसमें सबसे अच्छे से अच्छा करने की आप सभी कोशिश करें। इसके संबंध में यदि आपकी क्वेरीज होंगी तो हम लास्ट में बात कर लेंगे। अब हम जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है प्रिपरेशन का फेज़, उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपके एमपीपीएस में डीएएफ पहले भरवा लिया गया है तो उसमें अभी कोई संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि डीएएफ अभी भर के लेके जाना है तो फिर उस डीएएफ के बारे में गहनता से विचार कर लें। उसके बारे में मैं आपसे आगे डिटेल में चर्चा करूँगा। और दूसरा पार्ट है आपके पर्सनैलिटी वाला पार्ट, जो आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू में दिखाई देगा, जिससे आपको जज किया जाएगा। ये दोनों पार्ट में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम डीएएफ वाले पार्ट पे बात करते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि अपने आप को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की कोशिश में डीएएफ को बहुत ही एक्सेगरेटेड करके लिखा जाता है और ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती है उसको भी डीएएफ में लिखा जाता है, विशेषकर हॉबीज़ वाले कॉलम में। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपको सभी को लिखने की ज़रूरत है, लेकिन हॉबीज़
मैंने ये देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स या परीक्षार्थी जो उसकी हॉबी नहीं होती है, जिसके बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, जानकारी पूरी तरह से नहीं होती, वो भी हॉबी उसमें फिल कर देते हैं और इंटरव्यू से पहले हॉबीज के लिए ही बुक्स पढ़ने लगते हैं, हॉबीज को ही प्रिपेयर करने के लिए कोशिश की जाती है। जबकि हॉबीज ऐसी चीज है कि जिसको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका थियोरेटिकल कहीं कोई नॉलेज है तो निश्चित रूप से आपको होना चाहिए और हॉबीज एकाएक डेवलप नहीं होती, उसको डेवलप होने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। इसलिए ये हमको क्लियर होना चाहिए कि क्या हमारी हॉबी है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या डिसइंटरेस्ट है और क्या हमारी हॉबी नहीं है। बहुत ही बारीक रेखा से ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं, लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा। कई बार कई स्टूडेंट्स कोई गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन कई सारे गेम्स उसमें लिख देते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स की हैबिट्स उसमें लिख देते हैं। तो वो अगर अभी आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें लिख दिया है तो फिर निश्चित रूप से आपको उस चीज़ की ओर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उसको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। जिससे कि अगर आपको उस हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाएँ और कहीं ये ना लगे कि ये सब आप पढ़ के या बनावटी तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि वो हॉबी किसी ने आपको लिखने के लिए मजबूर नहीं किया, वो आपने खुद ने लिखा, इसलिए वो जब भी आंसर आपकी हॉबी से रिलेटेड पूछेंगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ही आपके अंदर से आ रहा है और आप निश्चित रूप से उस हॉबी को परस्यू करते हैं और वो रेगुलर बेसिस पे आप उस हॉबी से जुड़े हुए हैं। तो मूलतः यह है, हॉबीज़ में कई बार मैंने ये देखा है कि ऐसे स्पोर्ट्स जो आम प्रचलन में नहीं है या जिनको हम नहीं जानते हैं, जो गाँव में या देहात में, मोहल्लों में खेलते हैं, उनका भी ज़िक्र कई बार कर दिया जाता है और जब इंटरव्यू के सामने हम जाते हैं, तो उसके संबंध में हमको कई सारे क्वेरीज़ पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक और पहलू ये है कि आपकी हॉबी का प्रशासन में क्या योगदान है या प्रशासन में इस प्रकार की हॉबी आप आगे किस प्रकार से परस्यू करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको फर्म होना चाहिए और अ, आपको उसको नेचुरल वे में ही उसको आंसर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर हॉबी प्रशासनिक दृष्टि से यूज़फुल हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई हॉबी है, तो उसको आप अच्छे से आंसर कीजिए, जिससे कि ये ना लगे कि आप बनावटी बातें बोल रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है एक्सपीरियंस का। कई बार अपने आप को बढ़ा-चढ़ा कर या पर्याप्त रूप से एक्सपीरियंस्ड दिखाने की कोशिश में हम लोग कई प्रीवियस सर्विसेज का ज़िक्र उसमें कर देते हैं, बिज़नेसेस का ज़िक्र कर देते हैं या एडवेंचर एक्टिविटीज़ का उसमें ज़िक्र कर देते हैं। ये सब चीज़ें करने से बचना चाहिए। फिर भी यदि आपने ऐसा लिख दिया है, तो उसको, उस एक्सपीरियंस को, उस जॉब को, उस सर्विस को, उस बिज़नेस को या आपकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए और उसको क्यों छोड़ा, उसके पीछे भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए कि आपने उस जॉब को, सर्विस को, बिज़नेस को क्यों छोड़ा है। साथ ही साथ जिस जॉब में या प्रीवियस एक्सपीरियंस में आप थे, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए और उससे जुड़े हुए फ़ील्ड्स के भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसा नहीं लगे कि आपने झूठ बोला है या अपनी दावेदारी मजबूत करने के दृष्टिकोण से आपने इस प्रकार की चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है। तो आपको वहाँ पे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है उसके संबंध में और यदि आपसे गलती हो गई है, तो प्रशासनिक अधिकारी का ये महत्वपूर्ण गुण है कि हमसे अगर कोई गलती हुई,
तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने या सार्वजनिक रूप से हम उसको स्वीकार भी करें कि हमसे ये गलती हो गई है, इसके लिए हमें क्षमा करें, आप उसमें सॉरी बोल सकते हैं। ये चीज़ है। और तीसरा चीज़ है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप किस प्रकार से बात करते हैं। यदि आपका बोलने का टोन कहीं ऐसा है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये बहुत ऑफेंसिव हो रहा है, जबकि आप वास्तव में ऑफेंसिव नहीं है, तो उस चीज़ को हमको थोड़ा-सा बैलेंस कर सकने का अभी टाइम है। आप उस चीज़ पे वर्क कीजिए, आप किस प्रकार से बोलते हैं। इसके लिए ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि हम अपनी वॉइस को मोबाइल में या रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें और उसको खुद सुनें। उसमें आप आधे घंटे, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पर डे करें और आप देखिए कि आपकी वॉइस में कहाँ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को ऑफेंड कर रही है, या ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, या हम कहीं ज़्यादा लाउडर हो जाते हैं, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी को उपयोग नहीं करने चाहिए। तो आप सभी इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि आपकी भाषा में लोकल फ्लेवर आए, आपका जो लोकल डायलेक्ट है उसके वर्ड्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो, और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और उससे कहीं ये मैसेज जा रहा है कि ये व्यक्ति पढ़े लिखे या सभ्य तरीके से बात करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा मैसेज इंटरव्यू बोर्ड को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको मध्य प्रदेश के साथ ही साथ केंद्र सरकार में या अन्य प्रतिनियुक्तियों में जाने का अवसर भी मिलता है, और आपको अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। तो आपकी बोलने के तरीके में रिजिडिटी नहीं नज़र आनी चाहिए और अक्खड़पन नहीं नज़र आना चाहिए। साथ ही साथ बोलने से पहले हमको सुनने की हैबिट डालनी होगी। इंटरव्यू में हमारी बोलने की गुण को ही नहीं देखा जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि इन्हें जो बोला जा रहा है वो ये व्यक्ति प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो जब आपको इंटरव्यू बोर्ड पूरा बोलने का मौका दे रहा है, तो यह भी आपको समझना चाहिए कि हमको भी इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ में सुनना होगा, और जब उनकी बात खत्म हो जाए और जब हमसे उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है, तभी हमको स्टार्ट करना है। उनकी बात को बीच में काट के स्टार्ट नहीं करें, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना बने कि उन्होंने पूछना शुरू ही किया है और आपको लगा कि आपको इसका आंसर आता है, और आपने अपने आप को हाजिर जवाब बताने के लिए तत्काल रिएक्ट किया, और हो सकता है कि बीच में ही उन्होंने अपना क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया और वहाँ पे आपको लगा कि ये आपसे गलती हो गई। इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करें। अगर आपसे बोलने की अपेक्षा की जाती है, तो सूझबूझ से बोलने की अपेक्षा की जाती है, और अगर जहाँ आपसे सुनने की अपेक्षा की जाती है, तो वो भी सूझबूझ से सुनने की अपेक्षा की जाती है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है। क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य आपकी अलर्टनेस चेक कर रहे हैं और आपने उसको सुना नहीं, और बहुत कम ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर उसी क्वेश्चन को उसी लहजे से, उसी सलीके से वापस आपके सामने रिपीट करें, और वो कहीं न कहीं एक पर्सनैलिटी का डिफेक्ट माना जाता है। और इंटरव्यू में हमारे पास में समय भी नहीं होता है कि हम बार-बार उनसे बोलें कि आप ये क्वेश्चन रिपीट करें। इसलिए बहुत ही शांत चित्त से आपको वो चीज़ सुननी होगी। और इसका जो तीसरा पार्ट है, वो है आंसरिंग पार्ट। जब आपको जवाब देना है। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर क्वेश्चन फैक्चुअल भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी पहाड़ की ऊँचाई या
कोई मैदान की लंबाई चौड़ाई या इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जो पूरी तरह फैक्चुअल है। बहुत सारे क्वेश्चंस सिचुएशनल भी होते हैं, वहाँ ये महत्व नहीं करता है कि आपको कितना नॉलेज है, ये महत्व नहीं करता है कि आप कौन सी भाषा में आंसर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आंसर जैसा भी है वो सलीके से दिया गया है कि नहीं, उसमें सामने वाले को ये महसूस हो रहा है कि नहीं कि आप उनकी बात का सम्मान कर रहे हैं और उनको रिगार्ड देते हुए आंसर कर रहे हैं। आंसर देते समय कभी भी बहस ना करें, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को अपमानित करने का कोशिश ना करें, उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करें। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर परफेक्ट नहीं है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है और जो चीज बोलनी है उसको पूरी नम्रता के साथ में बोलनी है। और आप बता सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को कि मुझे इसके संबंध में इतनी ही जानकारी है, या आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं कि क्षमा करें महोदय, इसका उत्तर मुझे नहीं आता है। लेकिन हर क्वेश्चन को आंसर भी नहीं करना चाहिए। जिस क्वेश्चन के संबंध में हमको पूरी जानकारी नहीं है उसको आंसर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चौथी बात यह है आपकी पर्सनालिटी से संबंधित कि जब आप आंसर करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। ऐसा कहीं नहीं लगे कि आपने ये आंसर पहले से रटा हुआ था, पहले इसको याद किया हुआ था, या इस आंसर की आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की थी, या किसी व्यक्ति ने आपको यही आंसर बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाई है, सिखाया है। जो भी आप आंसर करें, क्वेश्चन सुनने के बाद में आपको उसके ऊपर थोड़ा सा समय जरूर लें, चाहे वो 10 सेकंड 5 सेकंड, और उस पर मनन करें और एक फ्रेम आपके दिमाग में बननी चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आंसर करना चाहिए। और जब आपके दिमाग में फ्रेम बन गई है तो जो चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है बॉडी लैंग्वेज का। आपकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं नजर आए, कहीं से भी ये ना लगे कि ये एरोगेंट है, ये बहुत ही गुस्सैल है, या ये बहुत ही दब्बू है, डरता है, या बहुत ही हेजिटेट करता है, या फंबलिंग करता है, अटकता है, जुबान लड़खड़ाती है। ऐसा नहीं करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही शांत होनी चाहिए। आपके हैंड्स के मूवमेंट्स, आपके लेग्स के मूवमेंट इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए या बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हो गए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक ऑफिसर सामने वाले व्यक्तियों से बैठ के सलीके से बातचीत कर रहा है, उस प्रकार से आपको बिहेव करना चाहिए। बहुत ज्यादा आपका नेक और हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, या ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपको पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, या डर लग रहा है, घबरा रहे हैं। जो भी चीज आप बोलें, शांत रह के और आपका बॉडी लैंग्वेज को स्थिर रखते हुए और आई कांटेक्ट रखते हुए बात करें। लेकिन आई कांटेक्ट रखने में भी ये ना लगे कि आप आई कांटेक्ट करते समय किसी को घूर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जिस व्यक्ति, अब कई बार ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि हमको किस व्यक्ति से आई कांटेक्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें बहुत ही सिंपल आंसर है। आपको जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जिसने आपको क्वेश्चन पूछा है, उसको आपको आंसर करना होगा, तो स्टार्टिंग आपको उसी से करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका व्यू जाना जा रहा है, कि किसी मुद्दे पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, आपका बिलीफ, आपका विश्वास क्या कहता है, या आप किस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं, किस चीज के बारे में फर्म है, किस चीज के प्रति निर्णय ले रहे हैं, उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अगर और व्यक्तियों को भी वो बात साझा करनी है, तो आपका आई कांटेक्ट बाकी लोगों से भी होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंट आप ना करें,
जिससे कि ऐसा लगे कि ये स्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, इसके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है और ये बोल कुछ हो रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आंसर को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि ये जो भी बोल रहा है अंदर से बोल रहा है और इसमें सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसमें बनावटीपन नहीं है। ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। इसके अलावा फिर मैं अभी आपसे डिटेल में 1 to 1 चर्चा करना चाहता हूँ सारे पॉइंट्स के बारे में। कि देखिए अभी आपका जैसे चेतन सर बता रहे थे कि इंटरव्यू का रिजल्ट आया नहीं है। आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आया नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने समय से इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। इसलिए इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेने के लिए इंटरव्यू या आपका पर्सनालिटी टेस्ट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आपका अर्ली स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपने रिजल्ट का वेट मत कीजिए और आप अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करते रहिए। आप अपने पर्सनालिटी की जो भी वीकनेस है उसको कैसे ओवरकम कर पाते हैं, उसमें किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, उसके लिए यदि आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता है या आपकी स्पीच थेरेपी कोई करवा सकता है, या आपको लगता है कि आपको बार बार में एग्रेस करना चाहते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत है, या आपकी भाषा पे कार्य करने की जरूरत है, तो आप सभी चीजों पे स्टार्ट जल्दी कीजिए। साथ ही साथ जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे आपका लास्ट मोमेंट तक प्रिपरेशन उतना ज्यादा बेटर हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप खुद को जानें। जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे आप इंटरव्यू में ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। खास करके ऐसी चीजें जो आप में हिडन है, आप में छुपी हुई है, जिनके बारे में हो सकता है कि आप जानते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाए। तो यदि इस प्रकार की कोई वीकनेस है आपके बीच में, आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में, जो कि ऐसा लगता है कि ये किसी ऑफिसर में ऐसी ट्रेट नहीं होनी चाहिए, तो उस ट्रेट पे आपको काम करना होगा कि ये शायद एक अच्छे ऑफिसर के लिए जरूरी नहीं है, ये एक अवगुण है या ये कुछ कमियां हैं जो एक अच्छे ऑफिसर से एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये कमियां इंटरव्यू बोर्ड को परिलक्षित नहीं हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नो योर सेल्फ, आप अपने आप को जाने। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपनी अच्छी और बुरी बातों को नहीं जानेंगे, तो कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आप इन चीज़ों को लिखिए अपने नोटबुक में कि मैं क्या अच्छा करता हूँ, कैसे मैं बोलता हूँ। आप हर बारीक से बारीक चीज़ लिखिए, कमियाँ क्या हैं और उनके बारे में सोचिए। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप उस सॉल्यूशन के पास में पहुँचेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे गलत ट्रेट को कम करेगा और अच्छे गुण को बढ़ाएगा, और आप अपने आप में सुधार ला पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगते हैं, तो आपको बाकी सारी तैयारियों के साथ-साथ पर डे शुरुआत अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से करनी चाहिए। आप अपने डीएफ को रोज़ पढ़ें। जब तक आप डीएफ को रोज़ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके दिमाग में वो सारे प्रश्न नहीं आएँगे जो हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे अपेक्षा करता हो। इसलिए आपके डीएफ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चनर मिलेंगे, और अपने डीएफ को पढ़ते समय हर वो फील्ड जो आपने फिल किया है, चाहे आपका मैट्रिक से लेकर आपका 12th, आपका इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, आप जिस गांव से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, उसका ज्योग्राफी, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, वो सब चीज
आपको डीएफ से ही मिलेगा, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपको हॉबीज। आपके डीएफ के पढ़ने से ही आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत कम टाइम मिलता है और आप मेंस देने के बाद में और दूसरी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन रिजल्ट आने से इंटरव्यू कॉल होने के बीच में हमारे पास में समय बहुत कम रहता है। इसलिए ऐसी चीजों को एक्सक्लूड करिए, बाहर निकालिए जो आपको नहीं करनी है, जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हो सकता है कि आप एक ही दिन में 10-10, 5-5 मॉक इंटरव्यू करें, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ही दिन में 5 मॉक इंटरव्यू करने में हर हर घंटे में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है। और डेली बेसिस पे भी मॉक इंटरव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मॉक इंटरव्यू करें तो एक वीक में 2-3 से ज्यादा नहीं करें, 3 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू करें, दूसरे वीक में 2-3 मॉक इंटरव्यू करें। लेकिन जहां आपको लगता है कि आपने 5-6 मॉक इंटरव्यू कर लिए हैं, तो आप उसके बाद में थोड़ा रुक जाइए, जिससे कि आपको खुद को एनालिसिस करने के लिए मौका मिले कि मैं हर मॉक इंटरव्यू में क्या गलतियां कर रहा हूँ और कौन सी ऐसी कमियां हैं जो मेरे अंदर हैं और मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपको डीएफ से ही पता चलेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि पर डे आप अपने डीएफ को सुबह उठते हैं तब भी पढ़ें, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और दिन का अंत होता है, उस दिन उस समय भी आप अपने डीएफ को पढ़ के सोएं, ताकि आपके दिमाग में वो सभी बातें चलती रहें जो इंस्टेंटली इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा डीएफ पढ़ने पे तुरंत उनके मस्तिष्क में आएगी और आप उनके बारे में बेटर तरीके से सोच पाए। इसके लिए डीएफ पढ़ने के पश्चात आप अपनी प्रिपरेशन को 3-4 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। एक वो जो आपका बैकग्राउंड है एजुकेशन का, विशेषकर जो आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपने उसी सब्जेक्ट से मेंस दिया है और उनका निचोड़ ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे उस सब्जेक्ट से 2 या 3 पूछेंगे, तो आपको, यदि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो अगर आपको आता है तो आप दीजिए, नहीं तो उसमें ब्लफ नहीं करना। और यदि वो आपकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से वो आपको आंसर करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ग्रेजुएशन हुआ है, वो आपने काफी समय तक पढ़ाई की है और उसके संबंध में आपकी एक ओपिनियन बन गई होगी। और वो आंसर आपका बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए होना चाहिए, बहुत ही हाइपोथेटिकल आंसर नहीं होना चाहिए और बहुत ही किताबी आंसर नहीं होना चाहिए। आपने जिस फील्ड में वर्क किया है या प्रीवियस आपकी कोई सर्विस रही है, जॉब रहा है, तो उसके बारे में साथ ही साथ उसी से रिलेटेड दूसरे जॉब्स जो भी रहे उसके बारे में होना चाहिए, और जिस पद पे आपने काम किया है वो उस पद के क्या दायित्व थे और आप किस प्रकार से उनको करते थे, क्या आपसे एक्सपेक्टेड था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। टूल्स और कोई उसमें यदि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या इसी प्रकार की कोई और संस्थाएं हैं जो इसी प्रकार का काम करती है, इस प्रकार से वेरियस क्वेश्चंस आपके उस फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए उनको भी सेपरेटली आप नोट डाउन करिए और उनके बारे में प्रिपरेशन कर लीजिए। इसी में डीएफ में जो हॉबीज वाला पार्ट है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यदि आपने कहीं इस प्रकार की हॉबीज लिखी है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं कि रीडिंग नॉवेल्स या रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, या वाटरिंग ट्रीज, या टीचिंग स्टूडेंट्स, या स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इस प्रकार की कई सारी चीजें मैंने देखा है कि प्रतिभागी जो है अपने डीएफ में भरते हैं और बेसिकली उन्होंने ऐसा कोई काम किया हुआ नहीं होता है, या वॉचिंग मूवीज। देखिए, जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर्स आते हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और उसके बारे में उनका डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और वो हमको हमारी पर्सनैलिटी को पढ़ के बता सकते हैं कि ये हमने झूठ कहा है या सच कहा है। इसलिए एटलीस्ट उस हॉबी को आज से ही परस्यू करना शुरू कर दीजिए, जो आपने डीएफ में लिखा है। और यदि आप उसको परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उस आंसर के लिए भी तैयार रहिए कि आप स्टार्टिंग में ही उसमें बता देंगे कि ये मैंने गलती से लिख दिया था, मैं इसमें माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि आप इसमें कोई रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको कहीं भी एमपीपीसीएस ने नहीं कहा कि आप ऐसा लिखिए, ये आपने खुद ने अपने मन से लिखा है। इसलिए इसके ऊपर यदि कोई आप बुक पढ़ना चाहते हैं, आप या वीडियोस या ऑडियोस अवेलेबल है आजकल एजुकेशन से रिलेटेड इंटरनेट पे, वो देखना चाहते हैं तो उसको देख के अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल कि किसी ने भी लिखा कि उसको चेस खेलना पसंद है, लेकिन आप चेस कैसे खेलते हैं? चेस में हमारी देश की पोजीशन क्या है? मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है? क्या है कोई चैंपियनशिप होती है, कोई ट्रॉफी होती है, देश में कौन-सी ट्रॉफी होती है? कौन-कौन से अपने देश में फेमस चेस प्लेयर्स हैं? कौन ग्रैंड मास्टर्स है? सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन-सा है? वर्ल्ड चैंपियन कौन-सा है? कितने टाइप का चेस होता है? कितने समय का होता है? और उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आप कितने समय से खेलते हैं? चेस ही क्यों खेलते हैं? चेस का प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंस है? इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आप हॉबी परस्यू करते हैं। इसलिए उससे रिलेटेड बुक्स हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसको ठीक से हृदयंगम करिए, जिससे कि ऐसा कहीं ना लगे कि ये बनावटी बातें कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड का। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई नकारात्मक छवि छोड़ के नहीं आना है। हमको ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना है कि हम हर चीज़ में रिज़र्व हैं, हर चीज़ में नेगेटिव हैं या हमने अपने मन में एक ऐसी चीज़ बना के रखी है कि जिससे हमारा बायसनेस नज़र आता हो। तो कृपया करके उस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको कहीं पे भी अपना पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है। आपको सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि हम इस चीज़ के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं या हमारी सोच बहुत ही छोटी है या हम पहले से ही एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिससे कि वो हमारे बारे में ओपिनियन बनाए कि ये व्यक्ति प्रशासन की दृष्टि से सही नहीं है। हमको पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाना होगा, चाहे हमारा कोई भी पुराना बैड एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे प्रीवियस इंटरव्यू में रहा हो, लेकिन हमको हमारा जो आने वाला इंटरव्यू है उसको हमारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, हमारे प्रेजुडिस की वजह से, हमारे पूर्वाग्रह की वजह से उसको रुइन नहीं करना है। क्योंकि जो चांस अब आपको मिलने वाला है उसको सोचिए कि ये मेरा गोल्डन चांस है और ये गोल्डन चांस को मैं यूज़ करूँगा अपनी कामयाबी के लिए, ना कि पुरानी जो मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है या पूर्वाग्रह चल रहे हैं कि कोई नेगेटिव थॉट चल रही है उसको रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना है। इसलिए अपने फ्री माइंड से आप इंटरव्यू में जाएँ, हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपनी सफलता के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। एक और चीज़ मेरे संज्ञान में ये आई है कि कई बार मेंस तक बच्चे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, लेकिन जब इंटरव्यू आने लगता है तो उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही कैजुअल लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को एक बार भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ही कैजुअल हैं या इंटरव्यू को बहुत ही लाइट ले रहे हैं। और साथ ही साथ कई बार मैंने ये देखा है कि
ये आम चर्चा का विषय स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि अमुक व्यक्ति ने सिफारिश लगवाई है, अमुक व्यक्ति ने किसी को प्रलोभन दिया है, ऐसा किया। इस प्रकार की नेगेटिव डिस्कशन से बचें और नेगेटिव प्रैक्टिस से भी बचें। हमको जो भी पाना है मेंस तक हमने मेहनत से पाया है और आगे भी मेहनत से ही पाना है, इसलिए इसको प्लीज इसको लाइट स्पिरिट में नहीं लें, आप इसको सीरियसली ही लें और इतना गंभीरता से लें कि ये इंटरव्यू का ये जो चांस मुझे मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको मेरे को एनी हाउ इसको यूज करते हुए मेरे को सफलता पानी है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप गंभीरता से प्रयास करेंगे और आप आलस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग मेंस दे ही चुके हैं और इंटरव्यू के प्रति बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो यदि आज के बाद भी अगर आप इस प्रकार की लापरवाही करते हैं, उसको बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत लाइट स्पिरिट में लेते हैं, तो फिर वो बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है, आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसलिए हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है कि ये हमारे लिए अंतिम मौका है और हमको इसमें सफलता पानी है। साथ ही साथ हमको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे चाहे वो सीरियस नेचर के हो, हमको उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है। यदि हम लोग सोचें कि हमको अमुक प्रकार के क्वेश्चन ही पूछेंगे और इंटरव्यू बोर्ड ने कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको उस समय बहुत ही अनटूवर्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ जाएगी और आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने हो सकता है कि लज्जा आए, शर्म आए, क्योंकि आपने उस चीज को बहुत ही हल्के में लिया था। तो सीरियस क्वेश्चंस के प्रति भी आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लाइट स्पिरिट में नहीं लेना है। जो छठी चीज है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें मैंने पहले भी आपको चर्चा की थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि हम एरोगेंस हो, अग्रेसिव हो, तेज तेज बोलने लगे या हमारे फ्रिक्वेंट हैंड मूवमेंट्स, हमारे लेग मूवमेंट, हमारी आईज का मूवमेंट होने लगे, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बोलने के लहजे में होता है, हमारे हाव भाव में होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में होता है और हमारी विनम्रता में होता है। इसलिए अपनी बात को अच्छे से सिद्ध होने की जरूरत नहीं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके संबंध में आपके पहले से कोई बिलीफ्स हो, आप उसमें आस्था रखते हैं, नहीं रखते हैं, या फिर आप किसी और ही मत के हैं, तो आपका मत हो सकता है अलग हो। मतांतर अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी इतना अति उत्साहित है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे जा के सोचता है, एक्सट्रीम लेवल पे करने की बात उसके दिमाग में है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है, अति उत्सुकता, अति आक्रामकता और एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस विनम्रता से जुड़ा हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट में जो सातवां बताने जा रहा हूँ कि हमको इंटरव्यू बोर्ड के सामने झूठ नहीं बोलना है, असत्य, जिसको आप इंटरव्यू बोर्ड को लाई ना करें, उससे कोई भी तथ्य छुपाए ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोल देंगे चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपको ये चीज करने के लिए उकसा रहे हो और आप वो ट्रैप में फंस जाएं और आपने झूठ बोल दिया और उनके पास में और 2-3 क्रॉस क्वेश्चन उसी के संबंध में तैयार हैं, जिसका फिर आप आंसर नहीं दे पाए। इसलिए ये मान के चलिए कि एक झूठ आपको कई झूठ बुलवाने के लिए मजबूर कर देगा और इतने अनुभवी और सम्माननीय इंटरव्यू बोर्ड के सामने किसी प्रकार का झूठ नहीं चलेगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए वहां पे झूठ नहीं बोलें, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, चाहे वो किताब में है चाहे किसी में भी है। फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश मत करिए। जैसे कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसने नाम बता दिया, फिर उसकी हाइट पूछ ली जाए, तो फिर आपको अगर हाइट नहीं आती है तो उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी आपको पता है, उसकी हाइट पता है तो बताइए, नहीं तो मना कर दीजिए स्पष्टतः। हो सकता है कि आप बताएं कि 1500 फीट है और इंटरव्यू बोर्ड उसको बताया कि 1400 फीट है। आपको अगर सही पता है तो अपने फर्म रहिए अपने आंसर पे। यदि नहीं बताए पता है तो फिर बाद में ये बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे दिमाग में पहले यही चल रहा था, मैं भी यही बताने वाला था, लेकिन मेरे से ये निकल गया। इस प्रकार की चीजें आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन लाएगी। और प्रशासन में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करने की अनुमति भी नहीं है। हम प्रशासनिक अधिकारी रोज इस प्रकार के फैक्ट्स पे काम करते हैं और इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं होती कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के या असत्य प्रकार से बताएं। 8वां पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं ये बात बताऊंगा कि आप पर डे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, अच्छी क्वालिटी का, चाहे वो हिंदी का और इंग्लिश का दोनों हो सकता है, और अच्छा न्यूज़ चैनल सुने। अच्छे न्यूज़ चैनल में जो जैसे दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन पे कुछ हेल्दी डिबेट्स आती हैं, या बीबीसी न्यूज़ जो पहले आता था, उस प्रकार की न्यूज़ सुने ताकि आपके दिमाग में, या कोई हमारे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, या किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसके व्यूज आप सुने और सुन के अपना एक थॉट प्रोसेस चलाएं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमको कम्युनिकेशन कैसे करना है। देखिए, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें टू द पॉइंट रहना है और बिल्कुल स्ट्रेट आंसर करना है। इसमें भूमिका या कंक्लूजन या प्रस्तावना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको टू द पॉइंट ही आंसर करना है, और उसके साथ में आपके जो भी अनुभव प्रीवियस रहे उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या उसके संबंध में कोई कहानी या आपकी सुनी सुनाई बात है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो अपना खुद के वॉइस में न्यूज़पेपर को प्रत्येक दिन 3-4 दफे पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें जिससे कि आपका भाषा पे कमांड हो सके और आप अच्छा एक्सप्रेशन आपको आ सके, और आपका अननेसेसरी का मूवमेंट उस आंसर को करते हुए रुकना चाहिए। तो ये अच्छी डिबेट सुनने से, अच्छी डिबेट को देखने से और खुद को प्रैक्टिस करने से, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है जो यूपीएससी या अदर पीएससीज में परीक्षा देने वाले या इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी करते हैं, और ये काफी हेल्पफुल भी है क्योंकि आप अपने आप को देख पाते हैं, लेकिन इसकी रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास में कोई टीचर है, कोई गाइड करने के लिए आपके फैकल्टी है, आपका फ्रेंड है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए दें, या उसके सामने उसको कहीं पे बता के रखें कि वो आपको ये ऑब्जर्व करें, और वो आपको ईमानदारी से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके बारे में जो भी कमियां हैं अच्छे से बताएं, ताकि हर स्टेप पे वो कमियां आपकी दूर होती रहें। साथ ही साथ ये देखा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर पे बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसको आप पढ़ें, जिसमें भाषा भी अच्छी हो और फैक्ट्स को ईमानदारी से लिखा गया हो, और उस पे कोई व्यू पॉइंट या कोई नॉलेज के संबंध में आपको चीज पता चल रही है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं इंटरव्यू
बोर्ड में आने वाले वरिष्ठ अधिकारी या रिटायर्ड अधिकारीगण या वरिष्ठ समाज सेवी, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ सुनते भी हैं। स्टूडेंट्स कई बार प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़ चैनल से और न्यूज़पेपर से कट ऑफ हो जाता है, इससे वो अपडेट नहीं हो पाता है कि उस दिन तक उस क्या क्या घटनाएं उसके आसपास के परिवेश में हो रही है। इसलिए हमको अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है न्यूज़पेपर्स। अभी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी आने लगे हैं। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप वो पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और न्यूज़पेपर की जो अच्छी न्यूज़ होती हैं उनको पढ़ें। हर छोटी न्यूज़ जो हमारे काम की नहीं हो उनको इग्नोर करें। खासकर विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चीज़ें चल रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई वेलफेयर स्कीम्स चल रही है, या हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हासिल किया है, मेडिकल के क्षेत्र में हासिल किया है। इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपके सराउंडिंग में क्या अच्छी चीज़ें हो रही है और कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है जो कि सभी व्यक्तियों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्षों पहले निर्भया वाला केस हुआ था और निर्भया वाले घटना से काफी जनमानस आक्रोशित हुआ था और निर्भया से पहले भी कई प्रकार की गाइडलाइन महिला अधिकारों से संबंधित या महिला के विरुद्ध अपराधों से संबंधित जारी की गई थी। तो उस मामले में आपकी ओपिनियन क्या है, आप उसमें कैसा सोच सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, उसके पीछे लीगल बैकिंग क्या है, उसके थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था, इस प्रकार की और बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में आपका ओपिनियन न्यूज़पेपर पढ़ने से या अच्छी न्यूज़, अच्छी डिबेट सुनने से आपका बनेगा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसको आपने ग्रेजुएशन में होगा, हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग किया हो सकता है कि आपने ह्यूमैनिटीज से या आर्ट्स बैकग्राउंड से किया हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से किया हो या मैनेजमेंट किया हो या लॉ बैकग्राउंड है, या और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है, या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में किया है, डिस्टेंट लर्निंग से किया है, जो भी आपने कोर्स किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट एजुकेशन बैकग्राउंड के रूप में, वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने आपकी एग्जाम में लिखा है, दोनों एक भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमको वो प्रिपेयर होना चाहिए और उसके बारे में सुपरफिशियल नॉलेज काम नहीं देगा, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से आपने एग्जाम पास किया हुआ है, उससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कहीं न कहीं आपने एग्जाम पास किया है तो ये बताता है कि उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, और ऐसे मास्टरी वाले सब्जेक्ट में कहीं फिर आपका कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए आप स्वयं आंसरेबल हैं। वो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि वो आपको पता भी है और उसके बारे में हर बारीक जानकारी आपको पहले से ही है, इसलिए उसको रिफ्रेश कर लीजिए। यदि आपने मेंस के एग्जाम के बाद उसको छोड़ भी दिया है तो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और खासकर समसामयिक घटनाओं से जोड़ के देखिए। फॉर एग्जांपल कि यदि किसी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो कहीं पे भूकंप आ रहा है, भूकंप आया है या सुनामी आई है या फ्लड आया है तो उसका उससे, या बारिश का उससे संबंध है या ओलावृष्टि से संबंध है, बिजली गिरने की घटना से संबंधित है या रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट से संबंधित है, डेजर्टिफिकेशन से, डिफॉरेस्टेशन से संबंधित है, सैंड ड्यून शिफ्टिंग से संबंधित है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित है, जो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर में भी हमको चैलेंज के रूप में पढ़ने को मिलता है और जिसपे शासन प्रशासन काम कर रहा है, या हो सकता है कि फर्टिलाइजर
कि सब्सिडी से रिलेटेड हो या हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो। इस प्रकार से तमाम चीजें हो सकती है, तमाम आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज होगा और उसको अच्छे से आपको आंसर करना होगा। इन केस की मान लीजिए आपको सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और आप उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको ईमानदारी से इंटरव्यू बोर्ड से माफी मांग लेनी चाहिए। उसमें इंटरव्यू बोर्ड भी इस चीज को समझते हैं कि आप काफी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेशर में है या उस फैक्ट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को आंसर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपका डोमेन नॉलेज है उसको आप ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, उसका आंसर कर पाए। इसके लिए यदि आपको ग्रेजुएशन की कोई टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा ये कहना है कि जब आप आंसर करते हैं इंटरव्यू में, तो आपका उत्तर संतुलित होना चाहिए। असंतुलित उत्तर की अपेक्षा कोई नहीं करता है। असंतुलित का मतलब ये है कि किसी भी मुद्दे पे आपके व्यू पॉइंट पूछे हैं, तो हर मुद्दे के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सारी चीजें पॉजिटिव ही बतानी है और सारी चीजें नेगेटिव ही बतानी है। आपको एक संतुलित आंसर देना होगा और आपका जो स्टैंड है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो एक प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा रखा जाता है। हो सकता है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मुद्दा है और आप किसी वर्ग विशेष से आते हैं और आरक्षण के एकदम अगेंस्ट में है और यह आंसर देते हैं कि आरक्षण को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, और इसको तो इस प्रकार का व्यू पॉइंट, या आप ये बोलते हैं कि नहीं आरक्षण रखना ही चाहिए, उसके लिए फेवर में आप बताएं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। कृपया करके इस प्रकार जहां आपको स्टैंड पूछा जाए इस प्रकार के क्वेश्चंस में, वहां आपको संतुलित होना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत के संविधान में उसके प्रावधान हैं, क्या उसके संबंध में कानून बना हुआ है, क्या हमारा सामाजिक परिवेश है। इसलिए प्लीज आप एक्सट्रीम व्यू पॉइंट उसमें नहीं रखेंगे। आपका आंसर ऐसे मामलों में संतुलित रहे जिससे कि आपका आंसर भी हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स भी मिले और आपकी पर्सनालिटी का कोई नेगेटिव ट्रेट उनके सामने ना आए। इसलिए कृपया करके ट्राई टू गिव बैलेंस आंसर्स। उसका कहीं ये इम्पेक्ट ना आए कि ये अतिवादी है और ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की सोच रखने वाला व्यक्ति है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि अपने आप को आंसर देते टाइम रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश ना करें, जो कि आपसे अपेक्षित नहीं है। या ये भी कोशिश ना करें कि सब कुछ आप ही ठीक कर देंगे, सब कुछ आप ही बदल देंगे, आप क्रांतिकारी हैं, आप परिवर्तनकारी हैं और सब आपके पीछे चलते हैं। उस प्रकार से आप एक्टिविस्ट की तरह आंसर ना करें। इस सेवा के माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, किसी के प्रति बायस्ड नहीं होता, किसी के प्रति भेदभाव रखने वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो उसका विचार, उसका उत्तर हमेशा संतुलित रहना चाहिए और वो हमारी विचारों में, हमारे आंसर में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखना भी चाहिए। नहीं तो बहुत आसानी से ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा चाहते नहीं है लेकिन ये इसको बना के बोल रहे हैं, ऐसा ये रट के आए हैं। इसलिए बैलेंस आंसर पे मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। बैलेंस व्यू पॉइंट आपका होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात आती है, जहाँ पे देश प्रेम की बात आती है, या जहाँ पे आपको लगता है कि सही में किसी पीड़ित शोषित के लिए आपको स्टैंड लेना है, तो वहाँ पे आप अपना स्टैंड अच्छे से लेना भी होगा।
ताकि इंटरव्यू बोर्ड को ये भी पता चले कि नहीं, ये अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, पीड़ित शोषित वर्गों के प्रति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति समान भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके कल्याण की सोच इनमें है, इस प्रकार से स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए। तो ये भी मैसेज कम्युनिकेट करना होगा। तो स्टैंड आप लें, लेकिन वो पॉजिटिव स्टैंड होना चाहिए, ना कि नेगेटिव स्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले मैंने थोड़ा सा इसको टच किया था, आपको अपने सराउंडिंग के बारे में, जहां से आप आते हैं, जिस गांव से, जिस तालुका से, या जिस तहसील से, या आपके ब्लॉक से, जिस जिले से, जिस कमिश्नरेट या जिस संभाग से, और जिस जोन से। तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को कई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका फिजिकल, उसका ज्योग्राफिकल, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस आपको पता होना चाहिए, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, वहाँ पे किस प्रकार की पशु संपदा होती है, वहाँ कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी हैं, इलेक्शन रिसेंटली कुछ हुआ है, या वहाँ से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, वहाँ से कोई खेल में या प्रशासनिक सेवाओं में या राजनीतिक फ्रंट पे कौन प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उनके क्या क्या योगदान रहे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या उसमें डेवलपमेंट का स्टेट है, उसमें फॉरेस्ट कौन से हैं, वन्य प्राणी कौन कौन से हैं, नेबरिंग स्टेट्स कहाँ कहाँ से उसकी बाउंड्री लगती है, कहाँ कहाँ से रूट्स जाते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स अच्छे से काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो जनधन योजना है, किसान कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चल रही है शिक्षा के क्षेत्र। इस प्रकार से तमाम योजनाएं जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। और चीजें आपके आसपास में किस प्रकार से घटित हो रही हैं, उनको एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से इवेल्यूएट करने की क्षमता एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होती है। उसको प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हुए सोचने, विचारने और सही तरीके से प्रस्तुत करने का एक सलीका एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है, एक इंडिपेंडेंट सोच उसकी होती है। तो वो आप अगर डेवलप करेंगे अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव, तालुका, अपने जोन के बारे में, तो आपको इंटरव्यू में हो सकता है कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और आपको उसका अच्छा और प्रैग्मेटिक आंसर कर पाएंगे, और वहां पे आपका ईमानदारी भी झलकेगी कि इस व्यक्ति को सब चीजें पता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रहने वाले आप किसी और जिले के, हो सकता है कि आप बालाघाट के हैं लेकिन इंदौर में ही पिछले 10 सालों से रह के पढ़ रहे हैं, और आपसे बालाघाट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसमें एक हाइपोथेटिकल आंसर देने की कोशिश करेंगे, या पढ़ी पढ़ाई बात के आधार पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप बेहतर समझते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में, और यदि आप वाकिफ नहीं है तो प्लीज हैव ए विजिट टू योर नेटिव प्लेसेस, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, नेटिव तालुका, ताकि उसके बारे में जो आपने डीएफ में भरा है उसको आप जस्टिफाई कर सकें, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आप को शांत रखना होगा। शांत रहना, धैर्य रखना, पेशेंस, कामनेस, कूल रखना अपने आप को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं से इंटरव्यू बोर्ड को, मेंबर्स को, या वहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट बैठते हैं या कोई और व्यक्ति बैठते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते हैं, उनको ये ना नजर आए कि ये व्यक्ति अस्थिर है, अनस्टेबल मेंटलिटी का है, ये व्यक्ति पता नहीं कब क्या कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए।
आपको देखते ही सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति सज्जन है, बहुत ही शांत है, हमको शांति से सुनने वाला है, ये कूल है, ये काम है, इसका पर्सनालिटी बहुत ही कंपोज्ड है और अच्छी सोच लेके इंटरव्यू बोर्ड में आया है। यदि आप अपने आप को कूल नहीं रखेंगे, अपने आप को काम नहीं रखेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस आपको पूछे गए प्रश्न पे विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, आपको समय नहीं देगा और कहीं न कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, जिससे कि आपको आंसर आता भी रहेगा, आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी भी रहेगी, लेकिन आप उसको सही से फ्रेम करके एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन 15-20 मिनट में आपको बहुत ही कूल रहना है, बहुत ही काम रहना है और वो अचानक नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर सिचुएशन में आपको कूल रहना है। हर समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी चीज़ को आपने देखा, आपको सुना, आपने ऑब्ज़र्व किया और शांत रह के उसका सॉल्यूशन आपने ढूँढने की कोशिश करी। तो आपका कूल एटीट्यूड, आपका पोस्चर, आपका कामनेस, आपका शांत मस्तिष्क आपको आंसर करने के साथ-साथ ही इंटरव्यू बोर्ड को बहुत ही प्लेजेंट थॉट देता है, उसके बाद सिग्नल देता है कि ये व्यक्ति चाहे आंसर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये प्रशासन के इस पद के लिए बहुत ही सूटेबल है और ये कुछ अच्छा करेगा, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट और है, आपसे हो सकता है कि कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हमेशा आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे कुछ रटाए क्वेश्चन पूछे जाएँ या कुछ फैक्ट्स पूछे जाए या आपका नॉलेज या आपका कैलकुलेशन एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में कई तरह की चीज़ होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मॉरल इंटीग्रिटी। मॉरल इंटीग्रिटी ऐसी चीज़ होती है जिसको अचानक पर्सनैलिटी में नहीं ला सकते। वो कहीं न कहीं आपके फेस के एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी के मूवमेंट से पता चल जाएगा कि ये बनावटी बोल रहा है, मॉरली हो सकता है कि ये व्यक्ति उतना सही नहीं हो, लेकिन ये अपना दिखावा कर रहा है। मॉरल इंटीग्रिटी वाले क्वेश्चन पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मॉरली आपको साउंड होना होगा और उस चीज़ पे कुछ भी बनावटी नहीं चलेगा। जहाँ पे आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देख के आपको ये समस्या कोई दी गई है, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी मॉरलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी मॉरल इंटीग्रिटी हर गिवन सर्कमस्टांसेस में, हर गिवन सिचुएशन में वो मेंटेन होनी चाहिए और उसमें उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषकर इंटरव्यू वाले टाइम, जब आप अपने टेस्टिंग टाइम आपके लिए चल रहा है, आपके लिए सबसे आपको अपना काबिलियत दिखाने का वही 15-20 मिनट है। अगर उसमें भी आप मॉरलिटी के ग्राउंड पे यदि कहीं पे भी कमज़ोर आके गए, तो वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं होगा। इसलिए कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मॉरलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई आंसर नहीं देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और आप सभी मॉरली हाई हैं, मॉरली अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, जो आपकी मॉरलिटी के अगेंस्ट में हो, मॉरलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो, जो आपकी ईमानदारी, आपकी इंटीग्रिटी को कहीं निम्न तरीके से दिखाता हो। तो कृपया करके ऐसे आंसर से बचें और ऐसे आंसर के प्रति, ऐसे क्वेश्चन से प्रति बहुत ही सचेत हो जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि उसका अच्छा आंसर अगर आप कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है और वो आपके नंबर्स को दुगना-तिगुना बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर इंटरव्यू देने वाले बच्चे से उसके इंटरव्यू में
कुछ ऐसे क्लू क्वेश्चंस होते हैं जो उसके इंटरव्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उस 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हैं, उन 2-3 क्वेश्चंस का वेट करिए। वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे ज़रूर पूछे जाएँगे, जिसके बारे में डिसीजन लेना है कि किसी को 100 में से 75 देना है या 25 देना है। वो ज़रूर आएगा वो क्वेश्चन, और ऐसे की क्वेश्चंस का आप वेट ज़रूर करिए। आप धैर्य रखिए और अपना मेंटालिटी, अपनी पॉजिटिविटी उस क्वेश्चन के प्रति बना के रखना। वो 3-4 क्वेश्चंस आपको आपकी पर्सनालिटी जो 15-20 मिनट में जज की जा रही है, वो 3-4 क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकलेंगे और 1-2 घंटे बाद आप सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। उन 3-4 क्वेश्चंस के बारे में विशेष सावधानी रखिएगा। वहाँ पे अगर आपने ढीला-ढाला रवैया अपनाया, वहाँ पे अपनी ओपिनियन ठीक से नहीं बताई, वहाँ पे आपने अपनी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ पे आपने थोड़ा-सा भी कैज़ुअल एटीट्यूड अपनाया, या वहाँ पे आपने झूठ बोलने की कोशिश करी, तो फिर फिर आपको इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। उस चीज़ का इंतज़ार करना है और सही अपॉर्च्युनिटी और सही आंसर का वेट करते हुए उसको उसको करना है। वो हर इंटरव्यू बोर्ड में जाने वाले व्यक्ति को समझ में आता है, जब वो इंटरव्यू देके बाहर निकलता है। इसलिए इस चीज़ को विशेष याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको जिस सर्विस के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे बारे में ज़रूर ऐसा पूछा जा सकता है कि आप ये क्यों इस सर्विस में आना चाहते हैं? या आप इसी सर्विस को क्यों करना चाहते हैं? कुछ और सर्विस क्यों नहीं कर रहे? आपने पहले प्राइवेट जॉब में थे, वहाँ पे आप ये करते थे, आपका वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा था, आपका आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, फ्रीडम थी, सब कुछ थी, सोशल सर्विसेज़ आप वहाँ भी करते थे, पब्लिक सर्विसेज़ आप वहाँ पे भी करते थे। अ, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं और उस चीज़ के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। कोई बोलता है कि इसमें प्रतिदिन नई सिचुएशन आती है, हमें नई सिचुएशन फेस करने में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बताता है कि इसमें जॉब की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। कोई बोलता है कि इसमें समाज सेवा करने का मौका मिलता है, जनता के डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे करते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसे क्वेश्चन का सही आंसर ये है, जो आपके दिल से निकलता है, जो आप रात-दिन सोचते हैं और उसको थोड़ा-सा बैलेंस बना के ही देना होगा। ऐसा भी ना लगे कि ये आपने एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह आंसर कर दिया। एक पढ़े-लिखे सभ्य व्यक्ति की तरह उसको आंसर करें और रटा-रटाया, कोचिंग में पढ़ाया, किताबों में पढ़ा, मॉक इंटरव्यू सुना-सुनाया, यूट्यूब पे देखा हुआ आंसर नहीं करें। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रखें अपना आंसर, उसके बारे में सोचिए कि क्यों वास्तव में आपको हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अच्छा आया है, जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ऐसा काम किया है, जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप भी वो काम करें। या आपने अपने सोसाइटी से सीखा कि अ, जो दूसरे काम है बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी ये अच्छे काम करते हैं, तो आप वो अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं कि आप भी वो अच्छा काम करें। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल आंसर करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल रटा-रटाया आंसर करने से आप उस क्वेश्चन में बचें। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप आंसर करें तो अ ऐसा बहुत कम होता है, किताबी क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे जाते हैं। आपके डीएफ को देखते हुए अचानक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहले से कोई क्वेश्चन्स की लिस्ट लेके क्वेश्चनेयर बना के आपके लिए नहीं लाए जाते हैं।
इसलिए आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड नहीं है उससे भी क्वेश्चन पूछे। हो सकता है कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का उसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो लेकिन उससे इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ऐसे में आपका हाजिर जवाबी और आपका कॉमन सेंस दोनों का सम्मिश्रित आंसर ही काम आएगा कि आपने कॉमन सेंस से क्या सोचा और आपने तत्काल उसका हाजिर जवाबी क्या दिया। क्योंकि आप डेफिनेटली उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। आप हो सकता है कि इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा और आप वो फेमस इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। आपसे इंजीनियरिंग का सवाल पूछा और आपने बीटेक या एमटेक उसी सब्जेक्ट से नहीं किया हो। लेकिन एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी उस चीज के बारे में कैसे सोचता है, वो आंसर आपको करना चाहिए। इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो मॉक इंटरव्यू की मैं बात बता रहा था, मॉक इंटरव्यू के लिए मैं इसलिए बता रहा था कि कुछ मॉक इंटरव्यू स्टार्टिंग में जरूर कर लीजिए और उसके बाद में फिर गैप दीजिए, फिर मॉक इंटरव्यू कर लीजिए और उनको कंपेयर करिए कि आपने पिछले मॉक इंटरव्यू से अगले मॉक इंटरव्यू में कितना इम्प्रूव किया है और कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन के जो स्टेजेस हैं आप उसका चार्ट बना लीजिए कि मुझे ये प्रिपेयर करना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप टारगेटेड मैनर में उसको कंप्लीट करें। देखिए हैपेजार्ड मैनर में आप कुछ भी काम करेंगे, कभी ये कभी वो, तो उसमें हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएं, आपको पता ही ना चले कि मैं कितना प्रिपरेशन में आगे बढ़ चुका हूँ और कितनी चीजें मुझसे छूट गई है। इसलिए आप एक चार्ट बना लीजिए कि हमको प्रिपेयर क्या करना है और किस चीज में आप अच्छे हैं, किस चीज में आपकी कमियां है। तो और डेली बेसिस पे उन पे टाइम टाइम टेबल बना के एक एक दो दो घंटे उन चीज पे सभी चीजों पे वर्क करिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो जाए। अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो ऐसा नहीं करिए कि अगले 15 दिन आप सब्जेक्ट को ही पढ़ने में लगा दें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक ही दिन में 5-6 टॉपिक्स पे वर्क करते रहिए और बदल बदल के करते रहिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन ज्यादा तेज गति से बढ़े। साथ ही साथ इंटरव्यू में या आपका पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसी चीज अपने आप के बारे में ना बताएं या अपने आप को ऐसी चीज के मतलब पोर्ट्रे ना करें, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करने का कोशिश ना करें जो आप है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि बी योरसेल्फ, आप जो हैं वो हैं। आप दूसरे को कॉपी मत कीजिए और अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पोर्ट्रे मत करिए। आप जैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी जैसी डेवलप हुई है वैसी हो गई है, उसमें आपने एग्जाम पास कर लिया इसलिए आप इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे। तो उसी डेवलप्ड पर्सनालिटी में आप क्या थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पर्सनालिटी टेस्ट का डिसीजन उन्हीं 15-20 मिनट्स में होने वाला है। इसलिए आपको ऐसी चीज अपने प्रति पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है या अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है जो चीज आप नहीं है। अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं तो कोई इस चीज में स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप शहरी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। या आप गरीब हैं तो उसको भी स्वीकार करने में। लेकिन कहीं पे भी आप सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसी बातें ना बोलें कि आप गरीब हैं, आप खेती बाड़ी वाले बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास में ड्रेसेस नहीं है, आप व्हीकल नहीं है, आपके पास में बुक्स नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी किसी भी बैकग्राउंड से आए, वहां पे उसको एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है, ना कि गरीब व्यक्ति की तरह या अमीर व्यक्ति की तरह, पढ़े लिखे या अनपढ़ की तरह। प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचिए। अपने जो प्रेजुडिसेस हैं, आपके पूर्वाग्रह हैं,
उनको आड़े मत आने दीजिए। किसी और की पर्सनैलिटी से आपकी पर्सनैलिटी दबी हुई है या उसी से ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसको भी आड़े मत आने दीजिए। आप वही हैं जो आप हैं, जो आप अब तक डेवलप हो चुके हैं। आपकी पर्सनैलिटी का ज़्यादातर पार्ट डेवलप हो चुका है, इसलिए ज़्यादा टेंशन में नहीं आइए। एक आध और पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ कि आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही एक तो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहीं से जुड़ा हुआ हो, माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हो कि किसी धार्मिक पुस्तक में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा आप सोचते हैं, या आप कोई श्लोक बोलने की कोशिश करें कि तो ऐसा ना करें। कंसाइज रहें, बहुत ही टू द पॉइंट बोलना है, जोक्स नहीं करने। हो सकता है कि कोई ऐसा मोमेंट आए आपके इंटरव्यू में कि कोई ऐसी बात हो, लेकिन अट्ठहास से हंसने में और स्माइल करने में अंतर होता है। एक ऑफिसर को यदि हंसी भी आती है तो वो स्माइल करके टाल देता है। ऐसा नहीं हो कि हमारा सेल्फ कंट्रोल ही खत्म हो रहा है। तो कृपया करके आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, कहीं कोई जोक्स क्रैक नहीं करने इंटरव्यू में, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा अट्ठहास से नहीं हंसना है, बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं खींचने, कंसाइज रहें, रिलेवेंट रहें, जो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है वही होनी चाहिए, पॉजिटिविटी हर चीज में झलक के आनी चाहिए, और एक ही चीज को बार बार में रिपीट नहीं करें। जैसे कि कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने ऐसा कहा था, मैंने यही तो मैं बोल रहा था, मैं यही तो कह रहा था कि ऐसा हो गया, मैंने पहले भी कहा था ऐसा हो गया। इस प्रकार की बातों से आप बचें, उसको कंसाइज करके ही आंसर करें। और मुझे लगता है मैंने आप लोगों का काफ़ी समय लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी कोशिश करी कि आप लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराते हुए प्रैक्टिकल आंसर में कर पाऊँ, और जो प्रैक्टिकली इंटरव्यू में फेस करते हैं उस चीज से मैं आपको अवगत करा पाऊँ। फिर भी आप यदि कोई क्वेरीज रखते हैं तो आप अभी रख सकते हैं, हम लोग 5-7 मिनट्स और बात कर सकते हैं। और किसी को भी कोई क्वेरीज बाद में भी आती है, तो चूंकि ये सेशन पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए रखा था चेतन सर के मार्गदर्शन में मैं चेतन सर से बहुत ही जूनियर हूँ, सर ने हमारा भी मार्गदर्शन किया है, तो आपका भी मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, तो मेरे पास में क्वेरीज अगर आप मोबाइल के थ्रू, मैसेज के थ्रू भेज देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि चेतन सर के माध्यम से आपको बताऊं। फिर भी मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना शांति से सुना, इतना धैर्य आप लोगों ने रखा। थैंक यू सो मच चेतन सर। हम लोग नेक्स्ट 5-10 मिनट्स तक हम कुछ क्वेरीज अटेंड कर सकते हैं, जी सर, जी यदि सर, मैं दे पाऊँ। थैंक यू। जी जी। तो कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे सर से तो वो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। प्लीज आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं राजगढ़ जिले का निवासी हूँ सर। हाँ बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की है, फिर एमएसडब्ल्यू भी किया है, तो मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर? इंजीनियरिंग पे, मतलब आईटी से इंजीनियरिंग की है मैंने और एमएसडब्ल्यू भी किया है, तो मुझे किस तरह से क्या करना चाहिए सर? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि चेतन सर, मेरी आवाज सेशन के दौरान ब्रेक हुई थी क्या? सुन पा रहे थे बच्चे मुझे? थोड़ा सा कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम हुआ था, बाकी सब स्मूथ था, कोई इशू नहीं था। अच्छा, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, ये मैं सुन पाया था। जी सर, तो मुझे कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है सर? इंजीनियरिंग पे ज़्यादा मैं फोकस करूँ, वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा करूँ, या फिर एमएसडब्ल्यू पे सर? आपका एग्जाम में ऑप्शनल क्या था? सर यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होता है सर, इसमें ओके एमबीबीएस। ओके। और इंजीनियरिंग और एमएसडब्ल्यू के बीच में कोई गैप रहा क्या?
नहीं सर, कंटिन्यूटी थी। 2018 में इंजीनियरिंग की, फिर 1920 में मैंने MSW कंप्लीट हो गया सर मेरा। कोई बात नहीं, देखिए आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर MPPCS में कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में नहीं रखा जा रहा तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन उसमें है और इंजीनियरिंग में, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल या सिविल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया मैंने सर, IT से सर। IT से किया है, तो ठीक है। आप अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको ठीक से प्रिपेयर कर लीजिए, और MSW को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको DF में दिखाया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही जी साथ सर। IT आपने अगर 2018 में या 16 में जब भी पास आउट किए, तो उसके बाद भी IT फील्ड में नए डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। टिल डेट 2022 तक की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और IT फील्ड किस प्रकार से वर्क कर रहा है, इंडिया में कैसा है, अब्रॉड में कैसा है, IT के इंडिया में कहाँ कहाँ पे हब्स हैं, IT में छोड़ के आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, जिससे आप इंस्पायर्ड हुए, कोई IT प्रोफेशनल जो सिविल सर्विसेज में है जिससे आप मोटिवेट हुए, या आपके IT का ड्यूरिंग दिस सिविल सर्विसेज क्या उपयोग हो पाएगा, कहाँ कहाँ इसका आप उपयोग कर पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में अपनी ओपिनियन बना के रखें। और साथ ही साथ आपको IT आपकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी टेक्निकल ग्राउंड पे पूछ ली जाती है, चूंकि आप उसमें बेटर समझते हैं तो आप उसको आंसर करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका डोमेन नॉलेज है, आपका सेक्टर रहा है जिसमें आपने एजुकेशन लिया है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। MSW को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रिपेयर करने वाली चीज़ है, लेकिन अगर उसमें आपको लगता है कि कहीं कोई प्रिपेयर करने की आवश्यकता है तो एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा उससे, ताकि आप वहाँ पे ब्लफ ना करें, और वहाँ पे आप प्रैक्टिकल आंसर उसमें कर पाएँ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आप ओवरबर्डन नहीं होइए कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो सिविल सर्विसेज में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो आपको केवल इस वजह से नहीं लिया जाएगा कि आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इसमें कोई ज़रूरत है, नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर्स के अच्छे खासे सिलेक्शंस हो रहे हैं और आपके भी फेयर चांसेस हैं। बस आपको वहाँ पे जो मैंने कुछ सावधानी देने वाले पॉइंट बताए थे, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखें और अभी तैयारी करने का मौका है। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा नाम मोनिका है, मैं भोपाल से हूँ। जी। सर एक जनरल एक क्वेश्चन होता है कि आपको डीसी क्यों बनना है, डीएसपी मतलब सेकंड प्रेफरेंस मैं देना चाहती हूँ मैं। तो सर जी। नो डाउट डीसी का जो रहता है वो डाइवर्स फील्ड रहती है, बट इसका एक बैलेंस्ड और एक पॉजिटिव आंसर कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं? आंसर मतलब क्वेश्चन क्या है आपके दिमाग में है जिससे कि आप आंसर देना चाह रहे हैं? सर मतलब मैं डीसी फर्स्ट प्रेफरेंस भरना चाहती हूँ, सेकंड डीएसपी, मतलब जनरली लोग पहले यही भरते हैं। ओके ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कि जनरली भी यही भरते हैं, है ना, और उनको ग्रुप A B C इस प्रकार से सर्विसेज को कैटेगराइज भी किया हुआ है। और डीसी के बारे में आंसर देना बहुत ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि अगर आपने वही मुझे लगता है कि जो हमारे फॉर्म वगैरह आते हैं उसमें हायरार्की भी वैसी ही बनी हुई होती है, जो मेरे को संज्ञान में है। तो आप डीसी क्यों फर्स्ट दिया, डीएससी क्यों सेकंड दिया, या डीएसपी वाला क्यों दिया, तो उस चीज को आपने भरा है तो आपके दिमाग में उस भरते समय कुछ क्वेश्चंस क्लिक किए होंगे। कहीं आपने देखा होगा कि भाई मैं एक महिला अधिकारी के रूप में काम करूंगी तो मुझे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या आपने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए सोचा है तो क्यों सोचा है, क्या आप समाज में परिवर्तन करना चाहती हैं, क्या डेवलपमेंट आप करना चाहती हैं, किससे आप इन्फ्लुएंस हुए, या आपने आसपास में सराउंडिंग में कोई ऐसी समस्या देखी जिसको आप सोल्व करना चाहती हैं, और वो सोल्व करने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तो आपको आपका सर्विस का प्रेफरेंसेस है उस सीक्वेंस को
उस हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिकल आंसर देना पड़ेगा कि सर इसका ये प्रैक्टिकल रीजन है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई एक्सपर्ट आंसर उसकी अपेक्षा है, क्योंकि आप अभी डीसी नहीं है, नहीं अभी आप डीएसपी हैं, आप वो बनना चाहती हैं और बनने चाहने की उस प्रक्रिया में आपने वो प्रेफरेंसेस दिए। बस उसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल आंसर रखिएगा। मैंने बताया कि हर व्यक्ति का आंसर उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन रटा रटाया आंसर आप नहीं दीजिएगा। और इस मैटर में क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं। कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बना कि इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है और आपके सामने ये सर्कमस्टांसेस आती है तो आप इसमें क्या करेंगे। तो वहां पे वो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस जो आप डीसी क्यों बनना चाहती हैं, डीएसपी क्यों बनना चाहती है, नायब तहसीलदार क्यों बनना चाहती है, इनको पहले से ही प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप आज प्रिपेयर कर रही हैं वो आप डिस्कस कर लीजिए और डिस्कस करने के बाद में ओके जेन्युइन क्वेश्चन उसको आंसर पाती हैं, जो आपके अंदर से जो आवाज निकलती है वो आंसर के नजदीक अगर उसको पाती है तो वो आंसर आप कीजिएगा। इसका कोई प्री फैब्रिकेटेड आंसर सभी के लिए कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार नमस्कार जी, गुड इवनिंग। सर मैं पन्ना से हूँ, तो अक्सर सर मॉक पे क्वेश्चन पूछा जाता है अवैध रेत उत्खनन के बारे में सर। जी अजयगढ़ की तहसील में जो है सर, बेसिकली मैं वहीं अजयगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी जी। हाँ, तो सर इस प्रश्न को कैसे हैंडल करें, क्योंकि अवैध रेत उत्खनन, तो क्वेश्चन जी क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब आप किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि अवैध रेत खनन को कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकते? हाँ सर, उसके मतलब उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी विधानसभा में शायद क्वेश्चन उठा था। विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था तो आप क्या कि गवर्नमेंट सर्विस में है क्या अभी ऑलरेडी? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन जब उठा था तो अवैध रेत उत्खनन के बारे में उठा था। आप अलीगढ़ में रहते हैं तो आपको जी पता होना चाहिए कि वहाँ पे अवैध रेत उत्खनन होता है कि नहीं होता है। अगर होता जी है जी तो किस एरिया में होता है, कितना जी होता जी है, रेत कौन से जी नदी जी से निकलती है, रेत की जी क्वालिटी कौन सी है, रेत उत्खनन जी जी हो के उसकी डिमांड एरिया कहाँ है, उसका सप्लाई एरिया कहाँ है, उसके डंपिंग एरिया कहाँ है, अवैध रेत जी जी उत्खनन में किस प्रकार के प्लेयर्स काम कर रहे हैं, या जी आप जिसको अवैध रेत उत्खनन मान रहे हैं क्या पता वो अवैध रेत उत्खनन हो ही ना, वो शासकीय ठेकेदारों के माध्यम से उत्खनन हो रहा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये अवैध रेत उत्खनन है। या अवैध रेत उत्खनन जो बेसिकली वैध उत्खनन है जिसके बारे में आपको पास कोई गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा जी जिससे कि आप उसका सही आंसर दे। दूसरा बात है कि अगर अवैध रेत उत्खनन होता है तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आप इस चीज का आंसर तो उसमें आप देखिए कि एनजीटी क्या बोलता है, हाई कोर्ट की जी गाइडलाइन क्या बोलती है, गवर्नमेंट के जो माइनिंग की जो है पॉलिसी वो क्या बोलती है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको किस प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें काम में लगे हुए हैं, और कौन कौन सी टीमें उसमें जिला स्तर पर फ्रेम की हुई है, उसके बारे में कलेक्टर, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज की कमेटी क्या काम करती है। तो इस चीज के बारे में आपको देखना पड़ेगा। अवैध रेत उत्खनन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अवैध रेत उत्खनन के संबंध में है, परिवहन के संबंध में है, उसके मार्केटिंग के संबंध में है, या उसमें कोई कोई नेक्सस बना हुआ है उसके संबंध में। तो आपको ऑनेस्टली आपका जो स्टैंड है वो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने ये फैक्ट्स बताए हैं इन फैक्ट्स को हाँ आपको सर। उसमें डालना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल जी या रिवोल्यूशनरी आंसर आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जी रेत उत्खनन जरूरी है ही क्यों, क्यों रेत की जरूरत है, क्यों सैंड माइनिंग की जरूरत है, सैंड माइनिंग का मिनरल पर्पस से क्या उसका उपयोगिता है, उसका स्टेट की इकोनॉमी में क्या योगदान है, रेवेन्यू में क्या योगदान है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको सोचना पड़ेगा।
और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ लोकल लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को जोड़ के भी देखना पड़ेगा कि लोकल लोगों के पास में क्या इकोनॉमिक और सोर्सेज हैं और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सारा चीज आप अगर अपने थॉट प्रोसेस में रखेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन आपको इंस्टेंटली पूछा जाएगा उसका आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इतना सारा एक्सरसाइज आपको करना होगा। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव है। हाँ गौरव। हाँ सर, मैं ये अभी इस तरह से, जैसे कृषि कानून के ऊपर सरकार ने अभी लेके आए थे, इसके बाद इसको वापस ले लिया। तो इस चीज को कृषि कानून जैसे सरकार लेके आई थी कुछ समय जी पहले, जी 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 तो सरकार ने वो वापस ले लिए। अब जिस पॉइंट पे सरकार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है, तो इस पे मेरा एक डिप्लोमेटिक क्या स्टैंड होना चाहिए और क्या एक बैलेंस आंसर मैं दे सकता हूँ उसके बारे में, कि पूछा जाए सही है गलत है, क्या आपका राय है इस पे? अच्छा, मैं आपसे गौरव एक सवाल पूछता हूँ कि जी सर। इस एग्जाम के माध्यम से आप सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र में? सरकारी क्षेत्र सर। सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप जी। किसके लिए काम करने वाले हैं? गवर्नमेंट सर, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना चाह रहे हैं। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है वो गलत लिया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली मैं आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया जी कि शासन जो काम कर रहा है, अगर आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग देखते हैं और आप रिवॉल्यूशनरी कोई आंसर करना चाह रहे हैं या अपने आप को इस प्रकार से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि आप कोई एक्टिविस्ट की तरह काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अनटूवर्ड सिचुएशन वहां पे हो जाएगी। आप पहले ये देखिए कि ये जो डिसीजन लिया है ये किन सरकमस्टांसेस में लिया है, क्यों लिया है, इसके ऊपर कोई कमेटी बनी थी क्या, कोई स्टडी करने के लिए कोई दल बना था क्या, किस लेवल के अधिकारी या किस लेवल की मंत्रिपरिषद के व्यक्ति इसमें शामिल थे, साथ ही साथ इनकी रिलेवेंसी क्या थी, इनका समसामयिकता क्या थी, और लाने के पीछे क्या कारण था और इनको हटाने के पीछे क्या कारण था, उस चीज को समझना पड़ेगा। और उसके पश्चात आपको सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में उस चीज को टेस्ट करना पड़ेगा कि करंट का सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो ये इस प्रकार का था। साथ ही साथ इसको इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रीटीज के आलोक में भी देखना पड़ेगा कि ये उनके आलोक में इस प्रकार का ये डिसीजन लिया गया था और इसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने में ये समस्या आ रही थी। तो सारे प्रैक्टिकल अप्रोच रख के और उसके पीछे का बैकग्राउंड समझने के पश्चात आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा आपका आंसर ना हो जो इंटरव्यू में आपको ये पोर्ट्रे करे कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी गवर्नमेंट है। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम हिमांशु है। हाय हिमांशु। सर मुझे एक बोर्ड में मॉक देने का मौका मिला और उन्होंने मुझसे पॉइंट ब्लैंक पूछा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है उसकी कुछ आइडियोलॉजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आज ही भाई भतीजावाद चलता है। तो सर ऐसे में मुझे क्या जवाब देना चाहिए? देखिए मॉक इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू पूरी तरह से एक काल्पनिक चीज है जिसको आप इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको तैयारी का मौका दे रहा है, बस सिर्फ इस वजह से। वहां पे हो सकता है कि आपको ओरिजिनल आपका इंटरव्यू हो और इस प्रकार से ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपको मॉक इंटरव्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया और मान लो ओरिजिनल इंटरव्यू में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने अभी कुछ समय बताया पहले आपको बताया था कि इंटरव्यू में ऐसे मौके जरूर आते हैं जहां से आपका माइंड सेट जानने की कोशिश किया जाता है कि ये व्यक्ति किस सोच का है, इसमें बैलेंस अप्रोच है कि नहीं। तो आपको भले ही उसके संबंध में कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए या किसी कांग्रेस पार्टी के बारे में या किसी और पार्टी के बारे में कुछ भी कहा जाए, आपको हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए या किसी की जो है अननेसेसरी की आलोचना से बचना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। आपको आप क्या सोचते हैं और बैलेंस व्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन
अपॉलिटिकल होता है, गैर राजनीतिक होता है, वो किसी राजनीतिक बायस से ग्रसित नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपका जवाब भी गैर राजनीतिक होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम जतिन लाहौरिया है, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जी। सर, मेरे से आपको ये जानना था, जैसे सर मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ है, उसके बाद सर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशन से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। तो सर कभी ऐसा क्वेश्चंस होता है कि जेएनयू जो कि बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव इंस्टीट्यूशन रहता है, तो आप उससे सहमत है कि नहीं? तो सर ये काउंटर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जितने सर मैंने मॉक्स दिए, तो उसको सर किस तरीके से टैकल करना चाहिए? यार मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ा नॉइज की वजह से कट गया था। फिर से मैं जी आप सर। क्वेश्चन बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने मास्टर्स किया जेएनयू से सर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया मैनेजमेंट से। ठीक है। जी सर। तो मैंने जितने सर अभी मॉक्स दिए हैं, तो उसमें इस तरीके से सर एनवायरनमेंट बनता है कि आप इतने पॉलिटिकली एनवायरनमेंट वाले इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ा है? आप कहीं उस तरीके से आइडियोलॉजी को तो नहीं बिलोंग करते हैं, तो ये सर काफी दबाव क्रिएट करने की कोशिश होती है मॉक्स में। तो सर इसको मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ और बेहतर? देखिए मॉक इंटरव्यू है ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और जितना दबाव आता है अच्छा है। आप वो दबाव अगर आप महसूस कर रहे हैं तो उसको कैसे उसको कम करना है, उस चीज के बारे में सोचिए। दूसरा, मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया। पहले इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप जी बहुत ही सर। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो वो दिखाना नहीं है इंटरव्यू में। ना ही आपके हाव भाव से परिलक्षित होना चाहिए कि आप एक्सट्रीम थॉट्स के व्यक्ति हैं, आप जी कोई सर। रिवॉल्यूशनरी हैं। आप एजुकेशन हो सकता है आपने कहीं की भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से भी कोई पॉलिटिक्स में हो, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप वही सोच को लेके प्रशासन में आ रहे हैं। जी आप सर। अपने जवाब में, अपने अपने बॉडी लैंग्वेज में ये बताइए, वही आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है जी सर। कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ाई की है या मैं इस बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है, मैं ऐसी भावना रखता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। और वो आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है, आपके जो विचार हैं, वो कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। हो सकता है कि आपको ग्रिल किया जा रहा हो सकता है कि आपको उकसाया जा रहा है, लेकिन आपको आवेश में नहीं आना है। जी उस सर। समय जहाँ जितना जटिल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उतना ही सरलता से, उतना ही नम्रता से आपको इसका जवाब देना है कि सर, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे इस बैकग्राउंड की वजह से कहीं ये मैसेज गया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये विचार है। तो आपको ऐसा कहते हुए अपना बैलेंस व्यू उनके सामने रखना पड़ता है, या चाहिए भी। और यदि आपको कहीं टू द पॉइंट उसमें बात करनी है, तो आप अपनी बात में एक ऐसा कॉलम लास्ट में जरूर छोड़ दीजिए, ताकि उनको उसी चीज के बारे में क्वेश्चन करने का मौका मिले जो एग्जैक्टली आप बोलना चाहते हैं। तो ये ओके सर। हमको स्कोप हर आंसर में रखना पड़ेगा। जी सर। नहीं तो अगर आप ओपन एंडेड हर आंसर को छोड़ देंगे, तो उसमें और फिर फर्दर क्वेश्चंस होंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज पे आपको 2-3 बार क्वेश्चन करने से आप अपना बैलेंस खो देंगे, और उनको या इंटरव्यू बोर्ड में ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसा लगने लगे कि इंटरव्यू खराब हो जाए। ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। आंसर आपको बैलेंस देते हुए निकलना पड़ेगा। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चेतन सर, अनुमति। जी 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 जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और जैसे ही ये बच्चे कहेंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो एक छोटा सा सेशन कभी भी, या फिर मैं इनके क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।